विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ पीएम मोदी संवाद कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। जो आप इतना बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में, तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे, उनसे हम लोग पूरा जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। अच्छा प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहनें बैठी हैं, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं और पूरा खुशी से मनाया जाता है और मतलब वो बहुत काफी जोरदार से चल रहा है सर। अच्छा भाई, अनाज मिल जाता है, घर में गैस का चूल्हा आ गया है, तो समय भी बचता होगा अब तो। जी सर, 3 बच्चा हैं, घर में जो चूल्हा मिला है और गैस मिला है उनसे नहीं, समय तो उसके कारण अब गैस का चूल्हा आ गया तो समय भी बच जाता होगा आपका। तो जो समय बचता है उसका कुछ उपयोग करते हैं क्या आप? सर, समय जो बचता है हम अपना उससे उपयोग करते हैं कि उस समय सकाल से बच्चा को तैयारी करके स्कूल भेजते हैं, खाना पीना खिला के, तेकरा बाद समय जो हमारा बचता है तो अपना घर परिवार देखते हुए फिर बच्चा को केयर करते हैं हम, और मतलब खेती बाड़ी किसान के मतलब अथी हैं हम। तो घर में आने के बाद बच्चों को भी कुछ पढ़ाती हो आप? सर, हम मैट्रिक इंटर किए हुए हैं, हम घर में जो बच्चा आता है स्कूल से तो हम उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे को देखभाल तो बच्चों को मालूम है सरकार की इन सारी योजनाओं का? बच्चों के स्कूल में बातें होती है? जी सर, बच्चों को पता है। अच्छा, गांव में सब लोग, किसी को अगर योजना नहीं मिली होगी, मानो कोई है जिसको उज्ज्वला का गैस नहीं मिला होगा, तो वो आपको कहते होंगे कि आपको कैसे मिला और मुझे तो मिला नहीं, तो उसके लिए आप कैसे उनको सलाह देती है? आप तो पढ़ी लिखी है। सर, पूरा गांव में जहाँ तक हम रहते हैं कटैया में सबको उजाला गैस मिला है, घर तक पहुँच गई, और जिसको नहीं पता था उसको कैंप लगा के दिया गया है। चलिए, सबको पहुंचाए सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, मैं आप सबको कहता हूँ, अभी भी जहाँ जहाँ कुछ लोगों को मिलना बाकी रह गया है उसको भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ। मैं सामने से पूछने के लिए निकला हूँ कि भाई बताओ कोई रह गया है क्या, और आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके ये सारी योजनाएं मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रियंका जी, मुझे बहुत संतोष है कि आप सभी को बिना किसी परेशानी से योजनाओं का लाभ मिला है, और किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसका हर लाभार्थी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वरना देश में तो पहले बहुत सी योजनाएं बन जाती हैं, दिया जलाना, फीता काटना, और सब कागजों पर ही चलता रहता था। हमारी कोशिश है कि नहीं, जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसको ढूंढो, वहां तक पहुंचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। तब जाकर के देश में जो हमें गांव गांव में बदलाव लाना है वो आएगा। और इसलिए हम लाभार्थियों को जानकारी भी देना, जो उनको पता नहीं पता देना, और फिर उनको जोड़ देना। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए, हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है। और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में हैं तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं, वो फलाना है, वो ढिकना है। नहीं, हम सब महिलाएं एक है, हम महिलाओं की एक ही जाति है, हम सब एक ही जाति की महिला है। हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिलकर के अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करेंगे। तो इस मूड में आप लोग काम करिए। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहां पहुंच रही है? अब सर हम चलेंगे पश्चिम भारत की तरफ, भरूच गुजरात, जहां अल्पेश भाई आपसे बात करना चाहते हैं। अल्पेश भाई नमस्ते। नमस्कार सर। केम जो? बस मजा में सर। ये हिंदी में बोलो फाव से फाव से साहब। फाव से तो अपने बारे में कुछ बताइए।
हाँ सर, मेरा नाम अल्पेश कुमार चंद्रभाई निजामा हूँ और मैं गुजरात के भरूच जिले के भरूच तहसील के गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने बीए किया और फिर मैंने मुंबई में सीटीआई का कोर्स किया और फिर बाद में मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर क्या किया। क्या क्या कोर्स किया आपने? डिप्लोमा हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर। अच्छा। हाँ सर। फिर मैंने जॉब किया, फिर मैंने छोड़ दिया जॉब और मेरे पापा की बड़ी पास जमीन है उसमें मैं खेती करने लगा। तो कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 40 हेक्टेयर है सर। तो आप नौकरी छोड़ करके खेती करने के लिए आ गए? हाँ सर। और मुंबई छोड़ करके भरूच आ गए? हाँ सर। हाँ सर। वाह। तो आप तो खेती कर रहे हैं तो बाकी नौजवानों को भी आश्चर्य होता होगा कि भाई ये क्या है, नौजवान सारे लड़के तो गांव छोड़ छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं, ये शहर छोड़ करके गांव चला आया, तो सब लोग तुम्हारी मजाक उड़ाते होंगे। नहीं सर, नहीं सर, कोई नहीं। अच्छा, आप खेती करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन चीजों का करते हैं? क्या आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कि पुरानी जो पद्धति होती है वही करते हैं? नहीं, मैं फिलहाल सर जो आपकी जो भारत सरकार ये योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उसमें RKVY और AGR 2, AGR 50, उसमें से मुझे जो ट्रैक्टर उसके जो इक्विपमेंट है वो लिया सर, और वो सब्सिडाइज मुझे मिला। और उसके बाद मैंने ड्रिप इरिगेशन का जो सब्सिडी मुझे मिला 3 लाख रुपया तक। और ये सब इक्विपमेंट ट्रैक्टर में मुझे 1,17,000 रुपया तक की सब्सिडी मिली है। और जो आपकी जो PM सम्मान निधि योजना है सर, उसमें 15 हफ्ता मुझे। अल्पेश भाई, जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं था। सही बात है। और आप तो लाखों में बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप ये जो लाभ आपको मिले हैं, तो दूसरे किसानों को भी अच्छी खेती करने के लिए कुछ सलाह वलाह देते हैं क्या? क्योंकि गांव में आप तो मुंबई से आए हैं, तो गांव में जरा आपका रुतबा चलता होगा। हाँ सर, मैं सर एक्चुअली आत्मा प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ 2008 से सर। और आत्मा प्रोजेक्ट का जो कर्मचारी है इधर गांव की पंचायत में आए थे और वहां पे मुझे संदेश दिया कि इस ग्रुप में आप जुड़ो, तो आपको जो भी अच्छे जो खेती कर रहे हैं दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में या दूसरे तालुका में, उधर आपको विजिट करवाएंगे। उससे आपको ये फायदा होगा कि आप किस टेक्निक से खेती कर रहे हो और वो लोग कैसी टेक्निक से खेती कर रहे हैं वो आप समझ पाओगे। तो फिर बाद में मैंने सभी जगह पे विजिट किया और आपका प्रोजेक्ट के मुझे उसमें सम्मान पुरस्कार मिला। उसमें तालुका कक्षा में, जिला कक्षा में और राज्य कक्षा में आत्मा बेस्ट फार्मर का अवार्ड भी मिला है। और सौभाग्य की बात यह है सर कि जो जिला पुरस्कार जो मुझे मिला, आप भरूच में आए थे, उसी का ही मुझे आपकी उपस्थिति में मिला है सर। वो मेरी सौभाग्य की बात है और आज मैं आपके साथ सीधी बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, आपके पीछे कोई गुड़िया है, कुछ मुस्कुरा रही है, कौन है ये छोटी गुड़िया है जो बड़ी मुस्कुरा रही है, कौन है? मेरी बच्ची है सर, वो 5वीं क्लास में पढ़ती है सर। अच्छा, उसको पूरा मालूम है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम हैरी निजामा है। तो तुझे मुंबई जाने का मन नहीं करता है? नहीं सर। तो तुम खेती में कुछ काम करती हो? नहीं। बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तो तुझे मालूम था कि ऐसी यात्रा एक आने वाली है? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे सब दोस्तों को बताओगी? हाँ। पक्का बताओगी? अच्छा, वहां जितने लोग बैठे हैं उन सबको भारत माता की जय का नारा लगवाओ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह। देखिए अल्पेश भाई, आप देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। आपने साबित किया है कि देश में कृषि में अच्छा काम करने के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। आज बहुत से युवा खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का बेहतर माहौल दें। हमारी कोशिश है
कि नई तकनीक, इनोवेशन और नई सोच से हम किसानों की मदद करें। पढ़े लिखे युवाओं का खेती में आना इस संकल्प शक्ति को बड़ी ताकत देता है। मैं आपके यहाँ शायद ड्रोन का कार्यक्रम होने वाला होगा, और अब तो खेती में जैसे गांव-गांव में ट्रैक्टर ने खेती में बहुत बड़ा जगह ले ली है, आने वाले दिनों में ड्रोन भी लेने वाला है। तो इस जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आती है ना, उसमें एक ड्रोन का कार्यक्रम भी होता है। तो सब मुझे समझना चाहिए, और आपको और आपके गांव वालों को मैं एक काम भी देना चाहता हूं। अब जब ये गारंटी वाली गाड़ी यहां से जाए तो इसका अगले गांव में और भव्य स्वागत हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। इसके लिए आप नौजवान अगले वाले गांव में जाकर के जरा मेहनत करिए, तैयारी करिए, और 4-5 गांवों का जिम्मा लीजिए। आप लेंगे? ये जितने पीछे हैं जरा हाथ ऊपर करके बताएं, जिम्मा लेंगे? हाँ, शाबाश। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में देख रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, और कुछ तो जान पर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है, फिर भी लोग गांव वाले रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी रख करके सारी जानकारियां लेते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत है। और अभी कुछ लाभार्थियों से जो मेरी बातचीत हुई है, मुझे बताया गया है कि इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अपने अपने अनुभव बताने का अवसर मिला, और ये अनुभव रिकॉर्ड भी हुए हैं। और मैंने पिछले 10-15 दिन में बीच बीच में देखा भी है कि गांव के लोगों की भावनाएं क्या है, योजनाएं मिली है वो पक्की पूरी मिली है कि नहीं मिली है, पूरी डिटेल उनको पता है। सारी चीजें मैं आपके वीडियो देखता हूं मैं, तो मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरे गांव के लोग भी सरकारी योजनाएं जो मिलती हैं उसको कैसे बखूबी उपयोग करते हैं। अब देखिए, किसी को पक्का घर मिला है तो उसको लगता है कि मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई है। किसी को नल से जल मिला है तो उसको लगता है कि अब तक तो हम पानी के लिए मुसीबत में जीते थे, आज पानी हमारे घर पहुंच गया। किसी को टॉयलेट मिला तो उसको लगता है इज्जत घर मिला है। और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नए सीएम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान विधायक दल की बैठक से पहले जेपी नड्डा विधायकों से करेंगे संवाद। सभी विधायकों से बात करेंगे जेपी नड्डा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विधायकों से बात करेंगे। आज शाम 5 बजे विधायकों से करेंगे बात। सभी विधायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिंक्स भेज दिए गए हैं और उनसे यह सीधी बातचीत हो। और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा सोमवार तक हो सकती है। इस बीच बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ ने कहा कि उन्हें अभी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। देखिए, सीएम पद राजस्थान का जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसी पर ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नामों पर अटकलों का दौर जारी है। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बीजेपी पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तीनों राज्यों में बीजेपी के सभी पर्यवेक्षक बीजेपी विधायकों का मन टटोलेंगे। सोमवार तक नए मुख्यमंत्रियों के नाम पर मुहर लगने की संभावना है।
इस बीच खबर आई है कि कल दोपहर तक राजस्थान के ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े जयपुर जाएंगे। सोर्सेस के मुताबिक सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इसके बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। वहीं आज बाबा बालकनाथ ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। उन्हें अभी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अनुभव हासिल करना है। आप रिजाइन करेंगे आज? नमस्कार जी। आप आज रिजाइन करेंगे एज एन एमपी? अरे बात तो कर लीजिए। और वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सीएम पद पर शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। मामा भैया का पद किसी भी पद से बड़ा है, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया। जो कहता हूं दिल से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं, भांजे भांजियों की जिंदगी बेहतर बनाना मकसद है। एक बात मेरे बहनों और भाइयों, मैं नेता नहीं हूं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। मैं जो कहता हूं यहां से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं, दिल से कहता हूं। ये मध्य प्रदेश मेरा परिवार है, मेरी बहनों और भाइयों, मेरा परिवार, मेरे भांजे, मेरे भांजी। मुझे लगता है हरे को कैसे मैं सीने से लगाऊं, माथा छूऊं, उनको प्यार करूं और उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बना पाऊं। 24 घंटे केवल एक ही सोच दिमाग में रहता है, ये अपना परिवार है। और मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा पद है। इससे बड़ा पद कोई नहीं है, इससे बड़ा पद कोई नहीं। और उधर मध्य प्रदेश में भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि मुख्यमंत्री का पद किसे मिलेगा। बीजेपी का संसदीय बोर्ड इस बार भी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर लगाएगा या फिर कोई नया चेहरा होगा। देखिए मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। सोमवार को भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं मिशन 29 पे निकला हूं। मिशन 29 है लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिता के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल की माला डालना है प्रधानमंत्री बनने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में हुई देरी पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि फिलहाल लोकसभा चल रही है, इसलिए सीएम के नाम की घोषणा में थोड़ा वक्त लग रहा है। 5 राज्यों के फैसले एक साथ होने हैं और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। मैं मणिपुर का प्रभारी था, तब भी हमने फैसला 5वें 6वें दिन ही किया था। अभी तो 5 राज्य हैं, उसके फैसले होने, चूंकि संसद चल रही है उसके कारण साथ कुछ हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई विलंब है। वहीं राजस्थान में मिली हार पर कांग्रेस का मंथन। खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेता मौजूद हैं इस मंथन में। गहलोत और सचिन पायलट ने अपना पक्ष भी रखा। तस्वीरें आपको दिखा रहे। राजस्थान के नेताओं के साथ हार के कारणों की समीक्षा कांग्रेस कर रही है और आलाकमान भी वहां पर मौजूद है। हार क्यों हुई कांग्रेस की, इस बात को लेकर मंथन हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई करारी हार पर कांग्रेस चिंतन मंथन और समीक्षा करने में जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव, मुख्यमंत्री और प्रभारी नेताओं ने समीक्षा बैठक में हार पर समीक्षा की है। राजस्थान के नतीजों ने भी कांग्रेस को परेशान किया। राजस्थान की समीक्षा बैठक में अशोक गहलोत समेत प्रदेश के अन्य कांग्रेस के नेताओं ने भी अपना पक्ष रखा। इस बैठक से पहले अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने लोगों को भड़काकर ध्रुवीकरण किया। भड़काने वाले भाषण दिए, ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का, और ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का, राष्ट्रीयता और ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम, तो फिर आप देख सकते हो क्या होता है, वही हुआ। इस बीच अशोक गहलोत ने बीजेपी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीएम का चेहरा तय नहीं कर पा रही है, नया क्या करेगी। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7 दिन तक, तुम काहे की बात करते हो कि हम हमारे पार्टी में अनुशासन है। राजस्थान में कांग्रेस इस चुनाव में सिर्फ 69 सीटों पर सिमट कर रह गई। राजस्थान कांग्रेस के कई मंत्रियों और दिग्गज नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा। इधर अकबरुद्दीन ओवैसी का बीजेपी ने किया है बायकॉट। आज तेलंगाना बीजेपी विधायकों ने नहीं ली है शपथ। अकबरुद्दीन को प्रोटेम स्पीकर बनाने के खिलाफ है बीजेपी।
और तेलंगाना में अकबरुद्दीन को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर बीजेपी विधायक हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि ओवैसी की मानसिकता सही नहीं, उनका डीएनए भी भारत का नहीं, ऐसे में उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाने का विरोध करना जायज है। तो मैं टी राजा सिंह के इस फैसले का स्वागत करता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया कांग्रेस पार्टी ने, जो कांग्रेस औरंगजेब जिसके हाथ लाखों हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं, जिसने हजारों मठ मंदिरों को तोड़ा, जिसने हिंदुस्तान के लोगों का मनोबल को तोड़ा, उसकी मज़ार पर जाकर के ओवैसी चादर चढ़ाता है, सरेआम सार्वजनिक सभा में ये कहता है, धमकी देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो इनका सबका खात्मा कर दूंगा, औकात दिखा दूंगा। ऐसे घटिया देशद्रोही व्यक्ति को क्या नाम है प्रोटेम स्पीकर बनाना, ये कांग्रेस की गंदी और घिनौनी मानसिकता को दर्शाता है। और 300 करोड़ कैश बरामदगी मामले पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। छापेमारी में अभी और समय लग सकता है। 6 से 7 करोड़ की तलाशी अभी और बाकी है। कुछ और ठिकानों पर ज्वेलरी और कैश होने की संभावना है। 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, इतने नोट कि एक सामान्य इंसान को गिनने में घंटों लग जाए। इतने नोट कि इनको रखने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 9 अलमारियां भी कम पड़ गई। अलमारियों में नोट भरे देखकर आयकर विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। नोटों की गड्डी से भरे इस कमरे में जब आयकर अधिकारी पहुंचे और एक के बाद एक 9 अलमारियों को खोला गया तो हैरान रह गए। आयकर विभाग ने ये नोट झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर रेड के बाद बरामद किए। अलमारियों से बचे नोटों को बैग में रखा गया। नोट इतने थे कि 156 बैग भी कम पड़ गए। धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 300 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। आईटी ने ये रेड झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर की है। झारखंड के रांची, उड़ीसा में बौद्ध, बोलांगीर, रायगढ़ और संबलपुर और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड की गई। बता दें कि धीरज साहू एक बड़े उद्योगपति हैं और शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े हुए हैं। और वहीं सांसद के ठिकानों से मिले कैश पर कांग्रेस पर हमलावर अनुराग ठाकुर। भ्रष्टाचार और कांग्रेस 2 सगी बहनें हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह निशाना साधा, जहां भ्रष्टाचार वहां पहुंच जाती है कांग्रेस। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नजदीकियों के पास 220 करोड़ से ज्यादा का धन, नोटों की गड्डियां 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली हैं। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियां ख़त्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला है। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर एजेएल तक ये इनके भ्रष्टाचार के मामले, बोफोर्स से लेकर जीप घोटाले तक ये नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के चर्चे लगातार बाहर आते हैं। और कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिले कैश पर सियासत। जी हां, कांग्रेस के खिलाफ लखनऊ में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी। और एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र और कर्नाटक में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दोनों राज्यों में 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हुई है, जिसमें 15 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक एनआईए का बड़ा एक्शन जारी है। आईएसआईएस के टेरर नेटवर्क के खिलाफ एजेंसी ने कड़ी चोट की है। 41 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की और इसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार किए गए लोगों से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। एनआईए की टीम ने पुणे में 2 ठिकानों पर रेड मारी, वहीं ठाणे ग्रामीण में 31 ठिकानों और ठाणे सिटी में 9 जगहों पर रेड की गई। कर्नाटक में भी एक जगह छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने जिस केस में छापेमारी की है वो आईएसआईएस की विचारधारा फैलाने से जुड़ा हुआ है। कुछ दिनों पहले ही एजेंसी ने एक आरोपी और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया था, जिस पर आईएसआईएस की कट्टर विचारधारा फैलाने और भारत में आतंकी संगठन बनाने का आरोप था। एनआईए ने महाराष्ट्र एटीएस की मदद से पहले ही 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुणे में मिले आतंकी के बाद पड़गा गांव से 2 से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पड़गा गांव एनआईए की रडार पर था। एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। और चलिए अब रुख करते हैं गाजा युद्ध से जुड़ी खबरों का और देखिए बड़ी खबर क्या आ रही है आपको बताएं। हूती ने बढ़ाई है इजराइल और अमेरिका की टेंशन। लाल सागर से हूती का इजराइल अमेरिका को चुनौती। ईरानी सरकार हूती के जरिए इजरायली हमला बंद करना चाहती है। भौगोलिक रणनीतिक लिहाज से हूती अहम जगह पर मौजूद है। दो मोर्चों पर जंग लड़ रहे इजरायल के लिए हूती विद्रोहियों ने टेंशन बढ़ा दी है। हूती की तरफ से जारी हमलों की वजह से अमेरिका तक भी तनाव है। ये बार बार कहा जा रहा है कि इजरायल और अमेरिका के लिए हूती विद्रोही हमास और हिजबुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बीते कुछ दिनों में हूती की तरफ से अमेरिकी युद्धपोत पर कई हमले हुए हैं। हूती विद्रोही लाल सागर में लगातार अमेरिकी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों को ईरान से लगातार मदद मिल रही है। हूती इजरायल पर भी लगातार हमले कर रहा है। इजरायल पर कई ड्रोन और मिसाइल दागे गए हैं। इजरायल कंपनी का जहाज भी हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। कल अमेरिका ने भी इजरायल को अलर्ट किया था कि वो हूती विद्रोहियों के हमले का जवाब नहीं दे। इजरायल गाजा में हमास और लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब दे रहा है। हूती की तरफ से जारी हमलों से अमेरिका को पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैलने का डर सता रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और इजरायल हूती को किसी भी हाल में हल्के में नहीं आंक रहे। और हूती के हमले के बीच अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। हूती के खिलाफ अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी। अमेरिका ने खाड़ी देशों के सहयोगियों से बात की है हूती के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की बात। लाल सागर में हूती विद्रोहियों की तरफ से जारी हमलों के बीच अमेरिका अब बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका को अब सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अमेरिका खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों को विश्वास में लेना चाहता है। अमेरिका ने यमन के आसपास के देशों से बातचीत भी की है। सैन्य कार्रवाई के लिए सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर को भरोसे में लेना जरूरी है। अमेरिका और हूती में जंग हो गई तो बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा। अमेरिका और हूती में जंग हुई तो पूरे मिडिल ईस्ट में जंग का विस्तार होगा। ईरान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। ईरान पर भी सीधे हमले का खतरा बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट खुलकर 2 गुटों में बढ़ जाएगा और ईरान पर हमले होते ही तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज सकती है। हूती की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के बीच अमेरिका कई बार वार्निंग दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद हूती की तरफ से हमले जारी हैं। जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है उससे साफ है कि अमेरिका जल्द ही कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। और गाजा जंग के बीच अमेरिकी सैन्य अड्डे निशाने पर हैं। इराक, सीरिया में अमेरिकी बेस पर कई हमले हुए हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर 10 बड़े प्रहार हुए हैं। गाजा में हमास और इजरायल में जारी भीषण जंग के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कभी हूती विद्रोही तो कभी ईरान समर्थित लड़ाके अमेरिकी बेस पर लगातार हमला कर रहे हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग के बाद अब तक 80 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य अड्डों को टारगेट किया गया है। बीते 24 घंटे में ही इराक और सीरिया में अमेरिका के 10 बेस को टारगेट किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर कहां और कितने हमले हुए हैं। इराक के अल असद एयरबेस पर 2 हमले, सीरिया के मिशन सपोर्ट साइट यूफ्रेट्स पर 1 हमला, बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास 1 हमला, सीरिया के रुमालिन लैंडिंग जोन में 2 हमले, सीरिया के गश्ती बेस शद्दाद के पास 1 हमला, इराक के एरबिल बेस के पास 2 हमले, इराक के बशर एयर बेस के पास 1 हमला हुआ है। जंग शुरू होने के बाद अमेरिकी बेस पर सबसे ज्यादा हमले इराक के बुशर और अल असद एयर बेस पर हुए हैं। वहीं सीरिया के यूफ्रेट्स, ग्रीन विलेज और अल तनफ बेस पर भी कई हमले हुए। युद्ध में इजरायल को मदद की वजह से मिडिल ईस्ट के कई देश अमेरिका से बहुत नाराज हैं। यही वजह कि लगातार अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान में गाजा से भीषण युद्ध। 24 घंटे में
हिजबुल्लाह की रीढ़ टूटी है। आईडीएफ के हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकाने हुए तहस-नहस। हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम भी तबाह हो गया है। इजरायली एयरफोर्स की भीषण बमबारी। गाजा युद्ध के बीच अब लेबनान में कोहराम मचा है। इजरायल की एयरफोर्स ने खुफिया इनपुट मिलने के बाद हिजबुल्लाह के गढ़ को बर्बाद कर दिया। हिजबुल्लाह लड़ाकों के कमांड सेंटर पर इजरायली एयरफोर्स ने पिन पॉइंट बमबारी की। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गाइडेड बमों से हमला किया। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त हुए तो हिजबुल्लाह का हथियारों का गोदाम भी बर्बाद हो चुका है। हिजबुल्लाह ने इस ठिकाने से इजरायल के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे थे। अब इन विध्वंसक तस्वीरों को देखिए। दक्षिण लेबनान का कुनैन इलाका है ये। इस इलाके में इजरायल ने ताबड़तोड़ बमबारी की है। यहाँ से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल पर रॉकेट दागते हैं। इजरायली हमले के बाद ये इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। लेबनान पर इजरायली हमले का एक और वीडियो सामने आया। एयर स्ट्राइक के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही देखी गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिहायशी इलाके में इसलिए बमबारी की गई कि यहाँ हिजबुल्लाह और उसके लड़ाके छिपे हो सकते हैं। और स्कूल के अंदर आईडीएफ हमास का आमना सामना अंधाधुंध फायरिंग करती दिखी। इजरायली फोर्स स्कूल में हमास के ठिकानों पर किया हमला। स्कूल के अंदर गोलियां बरसाते इजरायली सैनिक का ये सनसनीखेज वीडियो गाजा के शुजाया का है। यहाँ स्कूल के अंदर ही हमास और इजरायली फोर्स के बीच आमना सामना हो गया। हमास के हमलों के जवाब में इजरायली सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हमास लड़ाकों को मारने के बाद इजरायली फोर्स ने पूरे स्कूल को बॉम्ब से उड़ा दिया। इजरायल की इस कार्रवाई में कई हमास लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। गाजा में इजरायल की तरफ से जारी ताबड़तोड़ हमलों के बीच तेल अवीव पर हमास ने बहुत बड़ा हमला किया है। हमास ने तेल अवीव पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे हैं। आसमान में एक साथ दर्जनों रॉकेट दिखे। हालांकि इजरायल का दावा है कि उसके डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हमास के कई रॉकेट हवा में ही मार गिराए। हमास की तरफ से हुए ताबड़तोड़ हमले के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तुरंत एयर रेड अलर्ट सायरन बजे। सायरन बजते ही लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। कई लोगों ने तुरंत बंकरों में शरण ली।